वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और पिछले एपिसोड में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने होमवर्क अच्छे से किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि आज भी मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल वही चीज़ है। हमको आशा है कि आप लोगों ने किया होगा, लेकिन नहीं किया है तो मैं किए दे रहा हूँ। हमने आपको कुछ सिस्टम दिए थे और कहा था कि वर्क डन निकालिए, जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे थे। चलो अगर आपने नहीं किया है तो शुरुआत करते हैं। मैंने वर्क डन निकालने के लिए बोला था। कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे थे, उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। तो आज हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि मान लो कि ये एक बॉडी है, इस पर एक कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तभी सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी, अदरवाइज इट इज़ ए सिंपल एनर्जी। ओके, मान लो कि इस बॉडी पर या इस ऑब्जेक्ट पर जो जिसमें मास है, इस पर एक कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है और उसने इस बॉडी को मान लो ds डिस्टेंस तक डिस्प्लेस्ड कर दिया। ऐसे ds डिस्प्लेसमेंट तक उसने इसको डिस्प्लेस किया, ऐसे यहाँ से इधर डिस्प्लेस कर दिया इस साइड में। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट नहीं है, मान लो ये इस डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, तो वर्क डन इस फोर्स द्वारा केवल ds डिस्प्लेसमेंट देने में, आप चाहो तो dr लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर r आ जाएगा, जिसमें आप अपने को कंफर्टेबल समझो। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट को, इस बॉडी को ये डिस्प्लेसमेंट देने में इतना वर्क करेगा। तो ये बॉडी जिस सिस्टम में है, उस सिस्टम में जो चेंज पोटेंशियल एनर्जी होगी वो, अगर वो du है, मान लो इस प्रोसेस से पूरे सिस्टम का या पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है du अमाउंट से, तो उसका निगेटिव ये होगा वर्क डन। मीन्स यहाँ से आपका आया du इक्वल टू माइनस एफ एस डॉट डी एस। अगर आप इन दोनों को लें तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट S1 टू S2 पोजीशन तक दिया, तो नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस डॉट ds, मतलब वर्क डन। और कहाँ से कहाँ तक? S1 पोजीशन से S2 पोजीशन तक। कुल मिला के हमको वर्क डन निकालना होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, उसका निगेटिव करना होता है, और उससे हमें पता चलता है कि कितना चेंज हुआ इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिंपल फार्मूला ये, या ये कह सकते हो du इक्वल टू माइनस एफ एस डॉट डी एस, जहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप चाहो तो r के, मतलब अगर आप r टर्म में लिखना चाहो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू
अगर आप डिस्प्लेसमेंट को r से दिखाना चाहो, मतलब ऐसे dr, तो ऐसे लिख सकते हो। सिंपली नथिंग, बस बेसिक फंडा याद रखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आप वर्क डन निकालिए और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, अदरवाइज आप कॉमन फॉर्म में लिखना चाहो तो -w, ऐसे। यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम निकालेंगे। तो हम एक स्प्रिंग बनाते हैं। देखो, ये एक स्प्रिंग हुई, स्प्रिंग यहाँ से ज्वाइंट है मान लो, और इससे एक मास अटैच्ड है। और ये किसी फ्लोर पे ऐसे रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, एनफ दिखाई दे रहा है, ओके। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट चाहे कह लो, स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट मान लो K है, ओके। और ये स्प्रिंग भी अनस्ट्रेच्ड यानी कि रिलैक्स्ड स्टेट में रखी हुई है, हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ओके। ये मास जो है, जो ब्लॉक है, इसका मास मान लो m है, कोई बात नहीं। ये एक सिस्टम हुआ, यानी स्प्रिंग और मास सिस्टम। हमने क्या किया कि इस मास को हमने डिस्प्लेस्ड कर दिया, यानी अगर ये पोजीशन रिलैक्स जो भी है, इससे हमने इसको डिस्प्लेस्ड किया आगे की ओर, रिलैक्स्ड स्टेट से x1 डिस्टेंस तक। ये रिलैक्स्ड स्टेट है, हमने इसको x1 डिस्टेंस तक आगे डिस्प्लेस्ड किया। तो आप जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू होता है -kx। K बताता है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है और X बताता है डिस्प्लेसमेंट, और निगेटिव साइन मतलब X बताता है कि कितना स्प्रिंग स्ट्रेच हुई, ओके। और निगेटिव साइन बताता है कि जिस ओर स्प्रिंग स्ट्रेच होगी फोर्स उसके अगेंस्ट लगेगा, यानी अपोजिट साइड में, ओके। तो अगर हमने ब्लॉक को ऐसे स्ट्रेच किया तो जाहिर सी बात है कि ये ब्लॉक पर फोर्स इधर को लगेगा, ओके। तो ये है इसकी पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन ये है कि हमने इस ब्लॉक को थोड़ा और स्ट्रेच किया, दूसरी पोजीशन पर ले गए। ये फ्लोर है, फ्लोर बना देते हैं, और ये रिलैक्स स्टेट से इसकी पोजीशन नहीं हो गई x2, ओके। ये बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट है। ये जब स्ट्रेच किया x1 पोजीशन पर लाए, मतलब हमने इसको x1 डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया, उसके बाद हमने इसको एक नई पोजीशन दी और खींचा, x2 पोजीशन दे दी। समझ में आया? और स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स ये हमेशा काम कर रहा है। तो हमको निकालना है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज आया, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देता है, चेंज, सीधे पोटेंशियल एनर्जी नहीं देता है।
कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आपने ये फार्मूला अभी सीखा है, ये वो चेंज इन पोटेंशियल डिटरमाइन करता है। ठीक है, सीधे पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करता है। तो हम रिलैक्स्ड स्टेट से उसको एक नई पोजीशन देते हैं x1 और फिर उसको बढ़ा के कर देते हैं x2। देखते हैं कि इन दोनों स्टेट में नेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना आया। तो मान लो कि जब हमने उसको नई पोजीशन दी है फाइनल वाली, तो यहाँ पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है U2 और इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है U1। ओके, तो U2 माइनस U1 यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो बस अभी हमको वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है। तो देखो, फोर्स ये काम कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं, हम रिलैक्स्ड स्टेट से, ये रिलैक्स्ड स्टेट थी ना, इससे हम इसकी लाइन खींच देते हैं जहाँ तक रिलैक्स्ड, इससे हमने स्प्रिंग को खींचा और x कोई डिस्टेंस x तक खींचा पहले हमने, तो तब फोर्स काम कर रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में। हम उधर खींच रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है ये माइनस kx। उसके बाद हमने स्प्रिंग को जरा सा और खिसकाया, बिल्कुल हल्का सा डिस्प्लेसमेंट और दिया, यानी ब्लॉक जरा सा और आगे खिसक गया, ये जरा सा आगे खिसकाया dx डिस्टेंस, वेयर dx इज टेंस टू 0। dx डिस्प्लेसमेंट दिया बिल्कुल जरा सा आगे की ओर। तो वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स, जब हमने x डिस्टेंस तक उसको, x कोई वेरिएबल है, हमने x आर्बिट्री डिस्टेंस है, हमने मान लिया कि अभी हमने x डिस्टेंस तक उसको डिस्प्लेस किया, तो फोर्स काम कर रहा है ये आगे। फिर हमने जरा सा dx डिस्टेंस तक उसको डिस्प्लेस्ड किया, तो वर्क डन इन dx डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फोर्स डॉट dx। ओके, इक्वल टू फोर्स की वैल्यू माइनस kx। ओके, लेकिन ये फोर्स काम कर रहा है इस साइड, हम ब्लॉक को खिसका रहे हैं उस साइड, यानी निगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ब्लॉक खींच रहे हैं मुंह ओर, यानी मास में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस साइड में, और फोर्स लग रहा है इधर, यानी निगेटिव वर्क आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस के। देखो, निगेटिव साइन यहाँ केवल बताता है फोर्स की डायरेक्शन, कि फोर्स अपोजिट काम करता है डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर आप उसको न्यूमेरिकली लिखना चाहो तो kx और ये dx और ये निगेटिव साइन, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पर 180 डिग्री। ओके, ये फोर्स की वैल्यू आप kx ही रखेंगे। यहाँ ये जो फोर्स में जो निगेटिव लिखते हैं, हमेशा ये साइन बताता है, ये वैल्यू नहीं बताता। फोर्स की वैल्यू है kx ओनली, निगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन, वो आपको अपने दिमाग में रखना है। जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे f की, तो f की वैल्यू आएगी kx, या सिंपली मैं लिख देता हूँ इतना, यानी kx dx माइनस। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये आया स्मॉल dx डिस्प्लेसमेंट देने पर, यानी स्प्रिंग को हमने dx डिस्प्लेसमेंट अगर हम छोटा सा देते हैं तो वर्क कितना होता है। तो हमने स्प्रिंग को पहले x1 डिस्टेंस तक खींचा और फिर x2 डिस्टेंस तक खींचा, यानी नई पोजीशन हमने दो दी हैं। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा माइनस kx dx, इंटीग्रेशन करेंगे x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक, तो ये आ जाएगा आपका माइनस kx।
एक्स स्क्वायर बाई 2 x1 टू x2, यानी ये आ जाएगा आपका हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। तो नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स दिस, तो U2 माइनस U1 यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। ये देखो, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम को x1 डिस्प्लेसमेंट से x2 डिस्प्लेसमेंट तक उसको खींचा जाए या कंप्रेस किया जाए, क्योंकि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही लगेगा। जब आप अगर इसको कंप्रेस करेंगे ऐसे तो फोर्स उस साइड लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ है, यानी तब भी निगेटिव वर्क ही आएगा। इसका मतलब ये फार्मूला वैलिड है कंप्रेशन के लिए भी। अब देखो यहां से आपको क्या मिला कि अगर स्प्रिंग मास सिस्टम को x1 स्ट्रेच किया जाए और फिर x2 स्ट्रेच किया जाए, यानी फर्दर स्ट्रेच किया जाए, तो उस पोजीशन और उस पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन x1 से x2 तक अगर हम मतलब इसको स्ट्रेच करते हैं तो नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस के x1 स्क्वायर। ठीक है, देखो अब हम इसको मिटा सकते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। या फिर ये क्या यहां पर आपको दिख रहा है, एक मिनट, ओके काफी दिख रहा है। देखो ये तो हमारा आ गया स्प्रिंग मास सिस्टम के किसी दो पोजीशन पर स्ट्रेच करने पर या कंप्रेशन करने पर किन्हीं दो पोजीशन के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, क्योंकि स्प्रिंग मास का जो फोर्स, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, देखो आपको मिला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रेच कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, केवल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यहां से हमको मिलता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट समटाइम्स वी रिक्वायर्ड ओनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम एट पर्टिकुलर पोजीशन। तो वहां पर हम एक अजम्पशन लेते हैं या एक रेफरेंस लिया जाता है, याद रखना हमेशा, कि अगर स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, अगर स्प्रिंग रिलैक्स्ड है तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। वहां हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है 0। समझ में आया? ऐसा हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है 0, यानी अगर स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में है तो वहां हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं 0। स्प्रिंग रिलैक्स्ड है तो इसका मतलब है कि कोई स्ट्रेच नहीं है या कोई कंप्रेशन नहीं है, स्ट्रेच या कंप्रेशन स्प्रिंग में नहीं है। ओके, तो मान लो कि शुरू में ये मास यहां पे रखा हुआ है, यानी अनस्ट्रेच्ड कंडीशन पर, यानी x1 इक्वल टू 0 मीन्स रिलैक्स स्टेट है। तो अगर उसको
मान लो शुरू में ये x1 है 0, मतलब ये आपका ब्लॉक रखा है बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में। हम इसको यहां से x2 की ओर खींच रहे हैं, तो u1 को 0 करो और u2 ओनली, u2 माइनस u1। मान लेते हैं कि हम स्ट्रेचिंग नहीं कभी है, बिल्कुल रिलैक्स पे रखा हुआ है, तो x1 को 0 करो और u1 को 0 करो। यहाँ पर ये रेफरेंस हम लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिल्कुल अलग से डिफाइन नहीं होती है, उसको कोई एक रेफरेंस दिया जाता है जहाँ पर पहला वाला रेफरेंस 0 हो, तभी आप दूसरे रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही मिलता है। तो यहाँ हमने एक रेफरेंस लिया या एक अजम्पशन लिया कि लेते हैं या लिया नहीं लेते हैं फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि अगर स्प्रिंग हमारी रिलैक्स स्टेट में है, स्प्रिंग मास सिस्टम रिलैक्स स्टेट में है, इसको लिखना चाहिए स्प्रिंग मास सिस्टम। तो अगर रिलैक्स स्टेट में है तो मान लेते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर होती है 0। तो x1 को 0 लिखो तो u1 भी 0, यानी x1 0 इसलिए कि रिलैक्स्ड है तो कोई स्ट्रेचिंग नहीं है। तो ये आ गया आपका हाफ के x2 स्क्वायर माइनस 0, यानी u2 इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला कि अगर हम इस मास को रिलैक्स स्टेट से x2 पोजीशन तक, रिलैक्स्ड स्टेट से, ये है रिलैक्स स्टेट थी यहाँ पे, तो हमने अगर उसको x2 मास x2 डिस्टेंस तक अगर डिस्प्लेस्ड किया आगे x2 डिस्टेंस तक, तो वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम इतनी मान सकते हैं x2 तक। x2 डिस्प्लेसमेंट किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, यानी अगर रिलैक्स से कोई एक स्ट्रेचिंग डिस्टेंस हो, जैसे कॉमन x, मतलब, तो इसका मतलब हुआ कि दिस मीन्स एट x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रिलैक्स स्टेट potential energy equal to half k x square, where the x is the displacement of the mass from springs relaxed state। मतलब स्प्रिंग जितनी रिलैक्स्ड है उससे अगर आप x स्ट्रेचिंग करो या x डिस्प्लेसमेंट दो या कंप्रेशन दो स्प्रिंग को, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर मिलेगी। ये है किसी x स्ट्रेचिंग या x कंप्रेशन पर पोटेंशियल एनर्जी। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन इस अजम्पशन के साथ कि जब रिलैक्स्ड होगी तो वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे, यानी u1 इक्वल टू 0। तो ये जनरल फार्मूला है। यहाँ से हम केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, समझ में? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम फिर उसको एक रेफरेंस देते हैं कि भाई 0 कहाँ माना जाए, क्योंकि चेंज निकाल रहे हैं ना, चेंज हमको चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टेट पर पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट पर एनर्जी निकलनी है तो पहली वाली जो u1 है उसको आप एक रेफरेंस दो ऐसा कि वहाँ पर आप u1 को 0 मान पाओ, यानी पहली स्टेज को 0 मानो तो जो सेकेंड स्टेज होगी उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया। स्प्रिंग को अगर x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करो या स्ट्रेच करो या कंप्रेशन करो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। ये तब सही है जब हम ये मानते हैं कि स्प्रिंग अगर रिलैक्स्ड स्टेट में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, u1 इक्वल टू 0 व्हेन x1 इक्वल टू 0। तो एक रेफरेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ रेफरेंस क्या है कि रिलैक्स्ड स्प्रिंग
मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेते हैं, तब हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम की। समझ में आया ये? चलो इसी का यूज करेंगे और हम निकालेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नहीं, ड्यू टू ग्रेविटी, नेक्स्ट एपिसोड में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।